मेरी दिल्ली, बदलते भारत की सभ्य तस्वीर। राजधानी दिल्ली की रोहिणी स्थित टेक्नी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में सस्टेनेबल इकोसिस्टम हेतु एआई आर्किटेक्चर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए सतत और स्मार्ट भविष्य की संभावनाओं पर वैश्विक मंथन देखने को मिला। टेक्नी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में आयोजित इस संगोष्ठी में देश विदेश के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और एआई के भविष्य, उसके नैतिक पहलुओं और सतत विकास में उसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रोहिणी स्थित टेक्नी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ISAI-AA 2026 ने शैक्षणिक और तकनीकी जगत को एक साझा मंच पर लाकर नई ऊर्जा का संचार किया। कार्यक्रम में देश विदेश के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लेते हुए एआई आधारित नवाचारों और उनके भविष्य पर विचार साझा किए। कार्यक्रम का आयोजन टेक्निया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अध्यक्ष डॉक्टर राम कैलाश गुप्ता और उपाध्यक्ष डॉक्टर संध्या बिंदल के मार्गदर्शन में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर अशोक नगावत ने कहा कि एआई आधारित तकनीकें आने वाले समय में टिकाऊ और समावेशी विकास की मजबूत आधारशिला साबित होंगी। मैं हूं कीर्ति और आज हम मौजूद हैं रोहिणी के टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में, जहां पर कि एआई आर्किटेक्चर फॉर सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम पर काफ़ी अच्छा सेमिनार यहाँ किया गया है। और ये जो संगोष्ठी थी उस पर कई विचार यहाँ पर जैसे कि एक्सपर्ट पैनल है, उन्होंने अपने विचार रखे और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। सर, एआई आर्किटेक्चर फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम जैसे विषय पर ये संगोष्ठी हो रही है। क्या ये प्रस्तुत रिसर्च और इनोवेशन वास्तव में ग्राउंड लेवल पर पर्यावरण समाज में बदलाव ला पाएंगे? अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य ही बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है। और ये आवश्यक नहीं है कि हर अनुसंधान से जो बदलाव आए वो सकारात्मक ही हो, उसके नकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। और ये एक सतत रहने वाली प्रक्रिया है। लेकिन जो भी प्रबुद्ध वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता हैं, शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, उनको हर विषय के प्रति सजग रहना आवश्यक है, क्योंकि हर विषय की मानव जीवन में भूमिका रहती है। और ये जो डिस्कशन आज यहाँ पर टेक्निकल सिंपोजियम में हो रहा है कि एआई की जो भूमिका क्या रहेगी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने में लिए, और ये सस्टेनेबिलिटी का जो इशू, जो समस्याएं भी जो हैं, वो मानव के उद्भव के बाद मानव के द्वारा इसमें त्वरित ढंग से नकारात्मक योगदान भी दिया गया है, जिसके कारण कि एक विषय बन गया है कि क्लाइमेट चेंज से लगा करके कि क्या इस पृथ्वी पर कई प्रजातियां विलुप्त भी हो गई हैं, जो मानव के उसमें भूमिका रही है, हमारे निर्णय की रही है, हमारी बुद्धिमत्ता की भी रही। बुद्धिमत्ता कुछ भी सुनिश्चित नहीं करती है, लेकिन बुद्धिमत्ता को जिस दिशा से आगे बढ़ाया जाता है, जिस निर्देश के आधार पर आगे संचालित किया जा सकता है, उससे नए पथ, नए रास्ते खुलते हैं। तो बुद्धिमत्ता एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखी जाती है, लेकिन ये तभी होगा जबकि हम उस तरह से आचरण करें जो इथिकल हो, जो महान दार्शनिकों ने जो बातें कही हैं उनके अनुरूप हो। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर एआई को किसी चीज़ को गवर्न करना चाहिए तो किसी देश की सत्ता को गवर्न करने की आवश्यकता नहीं है, किसी वर्ग या कंपनी को गवर्न करने की आवश्यकता नहीं है। एआई को गवर्न करने के लिए फिलोसॉफिकल इनपुट उसको दिया जाना जरूरी है, उसकी ट्रेनिंग फिलोसॉफिकल इनपुट्स पर होनी चाहिए। तो दर्शन शास्त्र से अगर वो प्रभावित नहीं होगी और उन आदर्श विचारों के तरफ वो नहीं बनेगी, तो उसके जो द्वारा जो भी बदलाव लाए जाएंगे उनको त्वरित भी कर सकती है और नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो स्टीफन हॉकिंग ने कहा है कि एआई इज द लास्ट ह्यूमन इनोवेशन, यानी इसके बाद अब कोई ह्यूमन इनोवेशन की जरूरत नहीं है। हो सकता है इट इज एन इनोवेशन विच वुड लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट मेरा मानना यह है कि इसके बाद एक संभावना बनी है कि मानव और मशीन का एकीकरण होगा, मानव और मशीन में विभेद समाप्त होगा और एक नए मानव का उद्भव होगा, जिसे पोस्ट ह्यूमन कहा गया है। और पोस्ट ह्यूमन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ मैन विद मशीन, और जिसमें बहुत सारे
कि ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन को भविष्य का मॉडल माना जा रहा है। क्या इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे या पारंपरिक जो नौकरियां हैं, जॉब्स का लेकर के खतरा लोगों को रहता है एआई आने के बाद, वो खतरा बढ़ेगा? जो बदलाव की दर बहुत तेज है, तो ये हमेशा ही खतरा रहेगा और इसमें संतुलन नए तरह की नीतियों को अपना करके स्थापित किया जा सकेगा। अन्यथा जो रे कुर्जवेल और कई लोगों का कहना है कि टेक्नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है उसकी रेट एक्सपोनेंशियल है और सोशल में समाज में कोई भी परिवर्तन एक्सपोनेंशियल रेट से नहीं हो सकता है। समाज बड़ी धीमी गति से बदलता है, लोग इसके अनुरूप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। तो अभी भी जो तकनीकी प्रोग्रेस हो रही है उसका एक इंटेलिजेंट यूज नहीं कर पा रहे लोग, क्योंकि लोगों में वो बात नहीं पहुंच पाती है। तो ये एक मानव प्रजाति के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है कि क्या इस टेक्नो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की रेस में जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसके बाद सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना संभव होगा कि नहीं होगा। लेकिन निश्चित तौर पर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचें तो नए समाधान खोजे जाएंगे और नए समाधान के आधार पर नए होंगे। जो आज आप रोजगार देख रहे हैं, जो भारत में जो भी रोजगार का है, तो उसके पहले आप देखेंगे कि 17वीं शताब्दी के पहले भारत में इनमें से बहुत सारे रोजगार नहीं थे और भारत विश्व गुरु था और भारत का विश्व जीडीपी में बहुत अधिक स्थान था। फिर हमने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को मिस किया और हम पीछे हो गए और आज हम इनसे आगे आकर के वापस एक भूमिका निभा रहे हैं। तो ये एक सतत चलने वाली बदलाव की प्रक्रिया है। हमें ये आशा करनी चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से भी और नए संभावनाओं का हम सकारात्मक इस्तेमाल करेंगे और एक ऐसा सस्टेनेबल विश्व बनाएंगे कि जिसमें कि रोजगार की आवश्यकता नहीं होगी। हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो उसकी भूमिका जो है वो भिन्न तरह की हो जाए। कोई ये आवश्यक नहीं है कि कार्य किया जाए लंबे समय तक किया जाए। तो जहाँ पर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कई लोग वैज्ञानिक ऐसे भी काम किए जो दिन में 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे भी उनको अपना रेस्ट और बाकी सुविधाओं के लिए नहीं मिलता था। तो अब आगे आने वाले समय में शायद ये होगा कि किसी भी ह्यूमन बीइंग से जो बायोलॉजिकल स्पीसीज है उसे 3-4 घंटे से ज़्यादा प्रतिदिन काम देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मशीन काम संभाल सकती है, आपके घर की सफाई कर सकती है। लेकिन सांस्कृतिक और अन्य जो दार्शनिक पहलू हैं वो हमेशा रहेंगे कि अगर आप गंदगी उसी तरह से करेंगे जैसे अभी आप करते हैं घर में, तो हो सकता है कि आपका रोबो जो सफाई करता है वो भी आपसे नाराज हो जाए कि भाई आपको कोई सभ्यता नहीं है। आपको बड़ा वो माने कि मेरा किस्मत फूटी हुई है कि मैं ऐसे घर में काम कर रहा हूँ जहाँ लोगों को तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है। तो इस प्रकार की संभावनाएं, नई प्रकार के चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं, बट सामंजस्य, हाँ, सामंजस्य बनाना आवश्यक है। और अगर साम्यावस्था अगर सही ढंग से स्थापित हुई तो विश्व बेहतर होगा और साम्यावस्था स्थापित नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि कोई आज के समय में ये कहा जा सकता है कि भविष्य की भविष्यवाणी करना अब संभव नहीं है। इसी संगोष्ठी का हम एक और टॉपिक ले लेते हैं कि एआई गवर्नेंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात हो रही है। क्या इस मंच से कोई ठोस पॉलिसी सुझाव सरकार या इंडस्ट्री तक पहुंचाने की योजना है? अभी तो यहाँ चर्चा जारी है और निश्चित तौर पर अभी विभिन्न पहलुओं पर शुरुआती विचार विमर्श हुआ है और हमने किसी भी एक तरह से ठोस प्रस्ताव के तौर पर समरी को तैयार नहीं किया। लेकिन निश्चित तौर पर आयोजक इस पे काम करेंगे और इसके बाद इस तरह के ठोस प्रस्तावों को भी विचाराधीन रखा जाएगा। लेकिन एक ये है कि बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेते हुए बुद्धिमत्ता की प्रिवेल करें। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, तो उसी के साथ आपसे बातचीत को भी मैं विराम दूंगा कि जिस तरह से भारत का जो है वाक्य है कि सत्यमेव जयते, और ये माना जाता है कि सत्य की जय हो और जो सत्य है उसके आधार पर चले, ऐसा ही मेरा मानना है कि बुद्धिमत्ता की जय हो। बुद्धिमत्ता सही मार्ग को प्रशस्त करे और बुद्धिमत्ता के आधार पर ही आगे बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आगे बढ़ा जाए, इसकी कामना करते हैं। एक और आखिरी हम विचार आपका जानना चाहेंगे कि क्या भारत इन वैश्विक एआई इनोवेशन में लीडर बनने की स्थिति में है? देखिए कि मेरा इसमें जो है भिन्न विचार है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वेब टेक्नोलॉजीज के आने के बाद जो घटनाक्रम हुआ उससे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज खत्म हुई है। अब सूडान में भी कोई घटना होती है और आपका मूड प्रभावित होता है, पूरा विश्व एक हो चुका है। और मैं इसलिए ये मान के चलता हूँ कि हमें हमेशा पहले, और जो भारत की विचारधारा रही है, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर सोचना चाहिए।
पूरे विश्व का कल्याण हो। हम कभी ये नहीं कहते कि केवल भारत का कल्याण हो, भारत बेहतर हो, भारत की भूमिका हो और किसी की कोई भूमिका नहीं हो। हम सबको स्वीकार करने की बात को स्वीकार करके और ये मान करके चलें कि हमें निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत जल्दी देशों के बीच में भेद को समाप्त करना होगा। अन्यथा आप देख ही रहे कि जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है और स्थिति बन रही है कि सस्टेनेबिलिटी को बहुत बड़ा खतरा किससे है, तो अभी जिस प्रकार के हमारे राजनीतिक कार्यकलाप हैं जहां पर कि कोई एक देश के राष्ट्र प्रमुख कह रहे हैं कि मैं एक सभ्यता को समाप्त कर सकता हूं और ऐसे कर सकता हूं, इस तरह के जो विचार उत्पन्न हो गए हैं उससे ऊपर निकल करके और हमें ये स्वीकार करना होगा संपूर्ण विश्व एक है, हम मानव प्रजाति हैं और हमारा मशीन के साथ एकीकरण होने जा रहा है, विवाह होने जा रहा है, बंधन होने जा रहा है। उस नवीन स्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़े, यही। मैम यहाँ आज एआई आर्किटेक्चर फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम जैसे विषय पर यहाँ सेमिनार आयोजित किया गया है और हमने देखा है कि मतलब एक्सपर्ट पैनल था जिन्होंने अपने विचार रखे, स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पूरी भागीदारी करी और अपने एक से बढ़ के एक विचार रखे। तो हमें जानना चाहेंगे क्या ये जो आज का रिसर्च था, जो भी आज सेमिनार में निकल करके बातें आई, क्या ये प्रस्तुत रिसर्च और इनोवेशन वास्तव में ग्राउंड लेवल पर पर्यावरण और समाज में बदलाव ला पाएंगे? मैम आज की जो जनरेशन है दे नीड अ डायरेक्शन एंड ये हमारा इट इज़ नॉट अ सेमिनार बट अ सिम्पोजियम विच इज़ लाइक उसमें मल्टीपल इवेंट्स हैं। फर्स्ट इवेंट जहाँ पे कि हमारा इनॉग्रल सेशन रहा जहाँ पे सभी डिग्नेटरीज जो हमारे आए हुए थे फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑफ दिल्ली प्लस वी हैड इंटरनेशनल डेलीगेट्स ऑल्सो कनेक्टेड। तो उन सब ने अब हमें बहुत मोटिवेट करा जो आज की डेट में एआई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जा रहे हैं उसमें क्या की पॉइंटर्स होंगे वो सारी चीज़ें हमारे सिम्पोजियम इनॉग्रल सेशन में डिस्कस हुई हैं। नेक्स्ट हमारा पैनल डिस्कशन था एंड पैरेलली जो रिसर्चर्स ने अपने प्रेजेंट करे हैं पेपर्स उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे अपने स्टूडेंट्स का रहा है जिसमें कि मोर देन 60% पेपर्स आर फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ टेक्निया इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ एंड दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। जो आपका क्वेश्चन था ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है तो येस आई कैन से with a very confident like in myself that ground level पे ही हम काम करवा रहे हैं। इसका दूसरा जो इवेंट है लाइक पैरेलली जो चल रहा है एक तो ट्रैक प्रेजेंटेशंस चल रहे हैं। वी हैव 4 पैरेलल ट्रैक्स जहाँ पे कि अलग अलग एरियाज में वी हैव ट्राइड टू कवर लाइक साइबर सिक्योरिटी, एआई का कंट्रीब्यूशन एंड हमारा गवर्नेंस, ई गवर्नेंस उसमें एआई का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा एंड इन मेडिकल साइंसेज आल्सो वन ट्रैक इज डिवोटेड टू देम। अपार्ट फ्रॉम द ट्रैक्स द रिसर्च ट्रैक्स वी आल्सो हैव मॉडल प्रेजेंटेशंस बाय आवर स्टूडेंट्स जिन्होंने छोटे छोटे से इनिशिएटिव्स लेकर अपनी क्रिएटिविटी को शोकेस करा है। Probably after this we'll be moving to the same venue where the students are eagerly waiting for the judgment. And also we have a poster presentation where we have given a theme to the student और वो अपनी क्रिएटिविटी एआई मॉडल को यूज़ करते हुए वहाँ पे हमें शोकेस करेंगे। सो इट इज़ लाइक आज पैनल डिस्कशन में भी एथिकल एआई की बात हुई थी। तो एथिकल एआई की तरफ बच्चे के क्रिएटिव जब उसको डायरेक्शंस मिलेंगे कि उसने क्या सोचना है तो शायद वो एथिकल एआई की तरफ मूव करेगा। अगर वो डायरेक्शन लेस होगा सो ही कैन चूज एनी पाथ, देयर विल बी मल्टीपल चॉइस with him. So that is a initiative from our side. यूनिक आइडिया, इतना यूनिक कॉन्सेप्ट है कि एआई डेवलपमेंट्स, हम विकास की बात कर रहे हैं लेकिन उसमें एथिक्स की बात की जा रही है। तो मैम हमें वही बता रहे हैं और उसके बाद मैं नेक्स्ट लूंगी जैसे कि आपने कहा कि इंटरनेशनल पैनल भी आपके साथ जुड़ा है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग अलग देशों के विशेषज्ञ शामिल हैं। क्या भारत इस वैश्विक एआई इनोवेशन में लीडर बनने की स्थिति में है? आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव्स ने भारतीयों को पूरे विश्व में एक कॉलर अप वाला चलना सिखा दिया है एंड वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे, may it be in India or outside India. I think all of us are very proud to be an Indian today and that is only because of the leadership. Leadership national level पे है,
हमारे स्टेट लेवल पे है, हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल पे है, इट ऑल प्लेज अ वेरी बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑफ द इकोसिस्टम्स। तो मैंने पैनल डिस्कशन में भी यही कहा था, चेंज पहले हम में, घर पे, सोसाइटी में, एंड देन नेशनल लेवल पे हम एश्योर कर सकते हैं। ठीक। मैम, इसी पैनल डिस्कशन में हम एक और टॉपिक ले लेते हैं कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा की गई है यहाँ पर। तो भारत जैसे देश में इसे लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरे को ऐसा लगता है कि चुनौतियों को तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट एक राइट माइंडसेट, correct path will lead to the successful future ahead of all the infrastructure we are talking of, may it be cloud or AI, and we will be achieving it. We are very positive to it. ठीक। आखिरी सवाल और ले लेते हैं कि एआई गवर्नेंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स की बात हो रही है। क्या इस मंच से कोई ठोस पॉलिसी सुझाव सरकार या इंडस्ट्री तक पहुंचाने की आपकी कोई योजना है? आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है? कुछ इनिशिएटिव आप लेने वाले हैं? क्या कहना है? जी बिल्कुल, अभी हमने अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करा टू बिल्ड स्मॉल मॉडल्स, एंड दे हैव सक्सेसफुली डन दैट आल्सो। उन्हीं मॉडल्स को हमने AICT प्लेटफॉर्म पे भी प्रेजेंट करा, दो इट वाज अ वेरी स्मॉल इनिशिएटिव बाय द स्टूडेंट्स, बट वी आर satisfied that they are working in a positive direction and they have started working thinking in that direction. आज अगर मैं अपने 80 पेपर्स की बात कर रही हूँ जो कि इन पर्टिकुलर ट्रैक्स में प्रेजेंट हो रहे हैं, उन पेपर्स में चाहे बच्चे ने इधर उधर से देखकर कुछ भी किया हो, उसने कम से कम सोचा, उसकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुई। आज वो कभी भी अगर हम एक छोटे बच्चे से भी स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विद बुक्स जहाँ पे कि ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, ठीक है। नॉट ओनली पिक्चर्स तो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बट अगर उसको लिखना सिखाना है तो हम उसको डॉटेड लाइन पहले देते हैं। सो ये जो इनिशिएटिव है जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मोर देन 60% ऑफ द पेपर्स आर अवर्स, मे बी वो डॉटेड लाइन पे ही उन्होंने आज काम करा, उन्होंने अपनी हैंडराइटिंग सुधारी, बट लेटर ऑन दे विल बी इंडिपेंडेंट राइटर्स हु विल बी राइटिंग गुड कंसेप्ट। कि ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन को भविष्य का मॉडल माना जा रहा है। क्या इससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे या पारंपरिक जो नौकरियां हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है? लोगों का ऐसा मानना है कि उनकी नौकरियां खतरे में है, उस पर क्या कहना है आपका? Okay, I am Dr. Pragya Jain from IIT Delhi. जो क्वेश्चंस मैम ने मेरे से पूछा है अबाउट लोगों की नौकरियों पे खतरा बन रहा है, ये एक सोच है। जिस समय में कंप्यूटर आया था इंडिया में, उस समय भी यही लग रहा था कि सबकी नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नौकरियों का स्टाइल बदलेगा, नौकरियों की रिक्वायरमेंट बदलेगी, बट नौकरियां नहीं बदलेंगी। तो ये बात सही है कि जिस चीज़ में, जिस स्किल में मैं आज ट्रेंड हूँ, मुझे वो अपना ट्रेनिंग स्किल थोड़ा बदलना पड़ेगा। नौकरी नहीं कहीं जा रही है, नौकरियां और में भी ज़्यादा ही जनरेट हो जाएंगी, लेकिन जा नहीं रही। हाँ जी, क्योंकि कुछ साल से आपने जनता के बीच में सुना होगा वहाँ कि उनका एक ही माइंड सेट हो गया कि एआई आने से या नई टेक्नोलॉजीज आने से हमारी जॉब सब खतरे में है। देखिए, एक बहुत ह्यूमन नेचर होता है कि जो चीज़ मैं कर रही हूँ या जो चीज़ मुझे आती है, मैं उससे डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ ना। अगर मैं उससे डाइवर्ट नहीं करना चाहूँगी, मेरी नौकरी जाएगी। लेकिन अगर आपको दुनिया के साथ चलना है और दुनिया में रहना है, तो आपको अपने को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको कोई खतरा नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा और बच्चों को भी ये समझाना पड़ेगा, आप बहुत अच्छे से सस्टेन करोगे दुनिया में। सो मैं ये नहीं मानती कि एआई के आने से नौकरियां चली जाएंगी। हाँ, आपको फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज बदलना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट इज। मेरा अगला सवाल होगा, एआई आर्किटेक्चर फॉर सस्टेनेबल इकोसिस्टम जैसे विषय पर यहाँ आज चर्चा हुई है, तो क्या यहाँ जो रिसर्च निकल करके आए हैं वो इनोवेशन वास्तव में ग्राउंड लेवल पर और पर्यावरण और समाज में बदलाव ला पाएंगे? ऐसा है, यहाँ पे डिस्कशन के लिए टाइम बहुत थोड़ा था, तो इस बीच में कोई भी डिसाइसिव हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और दूसरा, कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्टूडेंट्स उसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे, बिकॉज नाउ इट इज़ देयर टाइम टू गो अहेड विथ वॉट एवर इनोवेशंस वी नीड और दे विल बी डूइंग। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज वी विल हैव टू कंपाइल एवरीथिंग एंड देन कम टू अ डिसीजन। बट येस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस व्हाट द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड अस और हमने जो जवाब दिए, तो जिस तरीके से उनके सवाल पूछने से हमें ये पता चला कि दिमाग तो चला है उनका, अब वो आगे उसको और चला के हम थोड़ा उनको और गाइड करेंगे, एंड डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग व्हिच विल कम आउट ऑफ इट। यस। अगला सवाल मेरा ये होगा कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा हो रही है। भारत जैसे देश में इसे लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
एक्चुअली सबसे बड़ी चुनौती हमारी जनसंख्या है और हमारा गांव का परिवेश है, क्योंकि विलेजेस में हम अभी उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाए हैं। जो भी हम बातें कर रहे हैं वो हम शहर के लेवल पे कर रहे हैं। शहरों में भी मेट्रोपॉलिटन्स के ऊपर ज़्यादा हम चर्चा कर रहे हैं और हम जो भी एनालिसिस देते हैं वो मेट्रोपॉलिटन जनता के हिसाब से दे देते हैं। लेकिन सही मायने में अगर इंडिया में हम एआई लेकर आते हैं इन फ्यूचर एंड वी वांट इट टू बी इफेक्टिव, तो हमें गाँव में पेनिट्रेट करना पड़ेगा। सो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बट we will overcome it. Definitely we will do it. आखिर सवाल लेते हैं कि एआई गवर्नेंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स की बात हो रही है, क्या इस मंच से कोई ठोस पॉलिसी सुझाव सरकार या इंडस्ट्री तक पहुंचाने की योजना है? कोशिश तो है हमारी और वी आर वेरी सॉर्ट ऑफ श्योर कि स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ आएगा, बिकॉज वी आर टीचिंग इंस्टीट्यूशन, तो वी आर बेसिकली स्टूडेंट बेस्ड और दिमाग आज की जनरेशन का चलता है ज़्यादा और वही फ्यूचरिस्टिक सोचेंगे और उन्हीं को सोचना चाहिए भी। सो वी आर प्रिटी श्योर कि कुछ निकल करके आएगा, बट वी कैन नॉट कमिट टू एनीथिंग राइट नाउ अनलेस इट एक्चुअली हैपन्स। संगोष्ठी में आईआईटी दिल्ली, जेएनयू और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने एआई के नैतिक पहलुओं, ऊर्जा कुशल प्रणालियों और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप तकनीकी समाधानों पर चर्चा की। वहीं ग्रीस और यूक्रेन से आए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी वैश्विक स्तर पर एआई के व्यावहारिक उपयोग और नवाचारों के अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में हरित, स्मार्ट और सतत भविष्य के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। टेक्निया इंस्टीट्यूट में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ज्ञान, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने वाला एक प्रभावशाली मंच बनकर उभरी। रोहिणी दिल्ली, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से कैमरा पर्सन बंटी अग्निहोत्री के साथ मैं कीर्ति बंदनवाल, एनएलएस मीडिया।